आप लोगों तक हमारी आवाज जा रही है? अरे जस्ट शुरू हुई है रश्मि। जैसा कि पूर्व निर्धारित है, अभी मैं आप लोगों से सर्वप्रथम पियाजे, वैगोत्स्की और कोहनबर्ग इस पर डिस्कस करूंगा। जहां जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है आप लोगों को, उसको अच्छी तरह से क्लियर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। और तत्पश्चात जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। और ये क्लास अभी रेगुलर देखिए कितनी देर चल पाती है। बस मैं 2-4 मिनट वेट कर रहा हूँ, 1-2 मिनट, क्योंकि 6:30 हम समय लिखे थे और अब जाकर के 6:30 हुआ है। तो 1-2 मिनट रुक जाना लाजमी है। अभी तक 37 लोग ज्वाइन किए हैं। छियालीस लोग, 47 लोग। संख्या 59 पहुंची है। 70 कम से कम क्रॉस कर जाए तो फिर 63। मॉर्निंग में नेहा समावेशी शिक्षा के बारे में बताए थे, और उनका जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होगा एप्स पर, देख लीजिएगा। क्योंकि अभी मैं ये सीडीपी को, जो भी बातें मुख्य इसमें बची हुई रह गई है, उनको खत्म करूंगा। चलिए 70 क्रॉस कर गया है। अब जो लोग अपना पीछे हैं वो पीछे रहेंगे। हम लोग आज के क्लास में जो जीन पियाजे
फिर वाइगोत्स्की और फिर कोहनबर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। गुड्डी यूट्यूब पर भी डाल देंगे, वो डाउनलोड करके नहीं डाले हैं, सुबह वाला रात में डाला जाएगा। सबसे पहले जीन पियाजे को हम लोग जानते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे और वह मनोविज्ञान के संरचनावादी या निर्मितिवादी संप्रदाय से आपको जुड़े हुए हैं। कौन? जीन पियाजे मनोविज्ञान के संरचनावादी या निर्मितिवादी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। संरचनावादी ऐसे मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है जिनका यह मानना होता है कि बच्चे खुद से क्या करते हैं, ज्ञान की रचना करते हैं। तो जिनका यह मानना होता है कि बच्चे ज्ञान की रचना करते हैं तो उनको हम संरचनावादी कहते हैं। और जीन पियाजे आपको संरचनावादी संप्रदाय से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे ने आपको अपने सिद्धांत में जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटने का कार्य किया। ठीक है, उन्होंने चारों अवस्थाओं की विशेषताएं भी बतलाई। तो हम लोग जो है जीन पियाजे के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की उज्जवल उज्जवल क्लास चल रही है, बिल्कुल आवाज नहीं। तो जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाएं और उनकी विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जीन पियाजे की जो प्रमुख मान्यताएं थी उसको हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। जीन पियाजे का कहना था कि सीखना जो है वह आरोही और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यानी सीखना या अधिगम जो है वह बढ़ते क्रम में होती है और एकदम सिस्टमेटिक रूप से होती है। जीन पियाजे का मानना था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती, वातावरण से अनुक्रिया करके अर्जित की जाती। ये स्पेशल मानना था किसका? जीन पियाजे का। वैसे हम लोग यह मानते हैं और आप लोगों को भी मानना है कि बुद्धि पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वह एक जन्मजात योग्यता के साथ साथ अर्जित योग्यता भी होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बुद्धि जो है जन्मजात नहीं होती, वातावरण से अंतःक्रिया करके अर्जित की जाती है। जीन पियाजे आगे कहते हैं कि बच्चे पहले सरल संप्रत्यय सीखते हैं और फिर जटिल संप्रत्यय सीखते हैं। पहले आसान जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखते हैं, फिर कठिन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे कार्य क्रिया और अन्वेषण के द्वारा क्या करते हैं, सीखते हैं। बच्चे ज्ञान की खोज करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। जीन पियाजे का कहना था कि विचार यानी चिंतन जो है भाषा को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी विचार का विकास पहले होता है और भाषा का विकास बाद में होता है। विचार भाषा को प्रभावित करती है। ये सब सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। जीन पियाजे ने कहा कि किसी वस्तु या तथ्य के प्रति एक स्कीमा बच्चों में पहले से होती है। नई परिस्थिति में उस स्कीमा में असंतुलन उत्पन्न होता है। फिर बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा उस असंतुलन को खत्म करता है और फिर साम्यावस्था में पहुंच जाता है। यही संज्ञानात्मक विकास की
प्रक्रिया है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे वातावरण में जो अनुकूलन है वह 3 तरीके से करते हैं। एक आत्मसातीकरण के द्वारा, दूसरा समायोजन के द्वारा और तीसरा समावेशन के द्वारा। 9वां पॉइंट वह कहते हैं कि बच्चे और वयस्कों के सोच में अंतर गुणात्मकता की दृष्टि से होता है बजाय मात्रात्मकता की। यानी ऐसा उनका कहना था, इनको सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि उनका कहना था कि बच्चे और वयस्क में कौन ज्यादा सोचते हैं कौन कम सोचते हैं यह कोई मुद्दा नहीं है। हाँ ये है कि बच्चे और वयस्क जो है अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनके सोचने में गुणात्मकता को लेकर अंतर होता है। ठीक है, इतनी बात जीन पियाजे जी कहते हैं, उनकी यह मान्यताएं हैं और एक एक मान्यता इम्पोर्टेंट है। इस पर आपको क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को कहाँ आती है, तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसा है जहां स्टूडेंट को दिक्कत आती है। जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि वातावरण में जो गुणात्मकता मन हो गया, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मान लेते हैं 50 रुपया यदि एक बच्चे के जेब में रहे और एक वयस्क के जेब में रहे तो दोनों उसको खर्च करने का तरीका अलग अलग सोचेंगे। बच्चा सोचेगा यह बहुत बड़ा रुपया है मेरे पास, इनसे हम सारी दुनिया खरीद सकते हैं। वयस्क सोचेगा कि नहीं, बहुत कम ये रुपया है हमारे पास, और बच्चा खर्च करेगा चॉकलेट बिस्कुट पर तो वयस्क उसको किसी आवश्यक काम में खर्च करेगा। यानी दोनों के सोचने का जो तरीका होता है ना वो आपको अलग अलग होता है। ठीक है, गुणात्मकता को लेकर अंतर होता है। चलिए, यहाँ पर हम जहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज करते हैं वह है कि बच्चे जो वातावरण में अनुकूलन 3 तरीके से करते हैं। एक आत्मसातीकरण के से, ठीक है, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, दूसरा समायोजन और तीसरा समावेशन। न ये 3 तरीके से बच्चे वातावरण में अनुकूलन स्थापित करते हैं। हमको लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे ना। कौन कौन कंफ्यूज होते हैं आत्मसातीकरण, समायोजन और समावेशन को समझने में? ओके चलिए, अभी मैं इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं। आत्मसातीकरण, समायोजन और समावेशन को देखिए, यहाँ पर नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। आत्मसातीकरण लिखा हुआ है कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान का स्वाभाविक रूप से मिल जाना आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन है कि पूर्व ज्ञान में बदलाव करके नए ज्ञान को ग्रहण करना समायोजन कहलाता है। और नए ज्ञान में संशोधन करके बदलाव करके पूर्व के साथ उसे ग्रहण करना समावेशन कहलाता है। यानी आत्मसातीकरण में न तो पूर्व में कोई बदलाव होता है न नया में कोई बदलाव होता है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। समायोजन में पूर्व में संशोधन होता है और फिर नए ज्ञान को उसमें शामिल कर लिया जाता है। और समावेशन में नए में संशोधन करके उसको पूर्व ज्ञान में शामिल कर लिया जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। 2 एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि आपके पास एक घर है,
ठीक है। बाजार से आप एक ट्रंक खरीद करके लाते हैं, बड़ा बक्सा खरीद करके लाते हैं। जब आप दरवाजे से होकर बड़ा बक्सा को रखना चाहते हैं तो तीन स्थिति हो सकता है। पहली स्थिति यह हो सकता है कि आपको दोनों के संरचना, घर जो कि पहले से है और बक्सा जो नया आया है, दोनों के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं करना पड़े, सीधा दोनों माने घर में बक्सा घुस जाए। ठीक है, तो ये आपको आत्मसातीकरण है। दूसरा कंडीशन है कि आपको बक्सा घर में नहीं घुसे। तो अब बक्सा घर में नहीं घुसे तो वहां दो तरीका आप अपना सकते हैं। या तो घर के दीवार की संरचना को या उसका जो गेट है उनके संरचना को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, काट करके छांट करके। या दूसरा तरीका है कि आप बक्सा को ही थोड़ा सा फसका फुसका सकते हैं और तब उसको कमरे में डाल सकते हैं। ये दो तरीका है। तो यदि आप जो घर पहले से आपके पास था उसके स्ट्रक्चर में चेंज करके बक्सा को उसमें प्रवेश कराए तो यह आपको समायोजन है। और यदि आप घर को जैसे का तैसे रहने दिए, बक्सा के ही संरचना में चेंज किए और यानी नई चीज की संरचना में चेंज किए और उससे वो दोनों एक दूसरे में अपना बक्सा घर के अंदर से नहीं गया, तो ये आपको समावेशन है। एक उदाहरण यह है। अब दूसरा उदाहरण, ठीक है। अब हम आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक बच्चा है, ठीक है। वह उसके घर में एक कुत्ता है। वह कुत्ता को से अच्छी तरह से परिचित है। एक दिन वह अपने पिताजी के साथ गांव जा रहा था। रास्ते में वह एक सियार देखा, ठीक है। सियार भी आपको कुत्ता के जैसा ही होता है, थोड़ा उसका पूंछ लंबा होता है, ठीक है। तो बच्चा कुत्ता को पहले से जानता था और सियार के बारे में वह नहीं जानता था, ठीक है। तो बच्चा जब अपने अभिभावक के साथ गांव जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने सियार देखा। अब बच्चा ने अपने अभिभावक से पूछा कि पापा ये क्या है। तो उनके पापा बोले कि यह एक सियार है, ठीक है। अब यदि बच्चा कहता है कि पापा इसी तरह का सियार तो हमारे घर में भी एक है, ठीक है। इसी तरह का सियार हमारे घर में भी एक है, यानी हमारे घर में भी एक सियार है पापा, जो हम लोगों के साथ रोज खेलता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो घर में क्या देखा था, कुत्ता। और उस कुत्ता को वह क्या बोल रहा है, सियार। यानी कुत्ते की संकल्पना में वह चेंजिंग कर रहा है ना। कुत्ते की संरचना में वह चेंजिंग कर रहा है। कुत्ता पुराना ज्ञान था और सियार नया ज्ञान था। अब नया जो सियार उसके सामने आया, सियार का कॉन्सेप्ट, उसको समझने के लिए उन्होंने अपने घर में जो कुत्ता देखा था उसको सियार समझ लिया। तो पुराने ज्ञान में उन्होंने संशोधन किया है नए ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो ये आपको क्या होगा, समायोजन, पुराने में संशोधन हो रहा है। और दूसरा कंडीशन बनता है कि वह कह दे, नहीं समझे मनीषा यादव। चलिए फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए एक बच्चा है, वह कुत्ता के बारे में पहले से जानता है, ठीक है।
कुत्ता के बारे में वह पहले से जानता है, तो जिसके बारे में पहले से जानता है वह उनका पूर्व ज्ञान है। एक दिन उन्होंने सियार देखा। क्या देखा? सियार। उन्होंने अपने बड़े व्यक्ति से पूछा कि ये क्या है। बड़ा व्यक्ति ने कहा कि यह सियार है। अब यह यहाँ पर आपको तीन तरह का कंडीशन हो सकता है। बच्चा कुत्ता और सियार के अंतर को समझ जाए और बच्चा सोचे कि कुत्ता अलग जीव है, सियार अलग जीव है, दोनों का अस्तित्व है। यानी न तो उन्होंने पहले के ज्ञान में कोई चेंजिंग किया और न ही नए ज्ञान में, दोनों को आपस में मिला लिया। तो वह हो गया आत्मसातीकरण। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि बच्चा को जो पहले से ज्ञान था कुत्ता का और नया जो वह सियार देखा, तो वह पहले वाले कॉन्सेप्ट में चेंजिंग कर लिया कि पहले जो वह कुत्ता देखा था वो कुत्ता नहीं बल्कि सियार है। यानी पूर्व ज्ञान में उन्होंने चेंजिंग करके ना या दिमाग में सेट कर लिया कि हमारे घर में कुत्ता नहीं बल्कि सियार है, क्योंकि नया चीज उसको सियार बताया गया। तो पूर्व ज्ञान में संशोधन किया तो ये समायोजन हो गया। अब तीसरा कंडीशन है कि उनको जब बड़े व्यक्ति ने बताया कि यह सियार है, तो वह यह मन में बैठा लिया कि यह सियार भी हम जो पहले से जानते हैं कुत्ता है, उस कुत्ते के जैसा है। तो उसने सियार को भी कुत्ता कह दिया। सियार को भी क्या कह दिया? कुत्ता। नए चीज को वह चेंज करके अपनी समझ में बैठा रहा है कि सियार भी क्या है? कुत्ता है। तो ये आपको समावेशन कहलाएगा। ठीक है। और भी आपको ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे आगे जो हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें, तो ये क्लियर हो पाएगा। रिकॉर्डिंग में भी एक बार पलट के सुन लीजिएगा, जिसको एक बार में दिमाग में नहीं आया तो समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं ना, उन अवस्थाओं के बारे में क्या करते हैं? जान लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बतलाई। एक संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, और इसका उम्र सीमा उन्होंने 0 से 2 वर्ष बतलाया। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र सीमा उन्होंने 2 से 7 वर्ष बतलाया। तीसरा मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इनका उम्र सीमा उन्होंने 7 से 11 वर्ष बतलाया। और चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र सीमा उन्होंने 11 से ऊपर बतलाया। अब इन चारों अवस्थाओं में मौलिक अंतर क्या है? फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, तो इन चारों अवस्थाओं में जो मौलिक अंतर है वह यह है कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे मस्तिष्क के द्वारा सोचने की क्रिया नहीं कर पाते हैं। यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में थिंकिंग प्रोसेस नगण्य होता है। बच्चा जो भी उस अवस्था में ज्ञान हासिल करता है वह अपने ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त अनुभवों के कारण, यानी उनके मस्तिष्क में थिंकिंग प्रोसेस नगण्य होता है। कब? संवेदी प्रेरक। पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक माने होता है सोचने की क्रिया से संबंधित। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सोचने की क्रिया
माने क्रमबद्ध और तार्किक रूप से नहीं होती, होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो भी सोचने की क्रिया पूर्व संक्रियात्मक में होती है वो क्रमबद्ध और तार्किक रूप से नहीं होती है। ठीक है, स्कीमा भी बता देते हैं, अभी जो बता रहे हैं देख लीजिए। इनके बाद मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त या ठोस वस्तुओं पर बिल्कुल क्रमबद्ध और तार्किक दृष्टि से सोचना शुरू कर देते हैं। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा ही आपके विद्यालय में प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने के लिए आएगा, जो तार्किक और क्रमबद्ध चिंतन तो कर सकते हैं लेकिन केवल मूर्त या ठोस वस्तुओं पर जो सामने है उस पर, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त वस्तुओं पर भी तार्किक चिंतन कर सकते हैं। याद रखिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था की विशेषताएं जो है वह शैशवावस्था से जुड़ी हुई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताओं के जैसा है। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं बाल्यावस्था की विशेषता के जैसा है, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता किशोरावस्था की विशेषता के जैसा है। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चे केवल संवेदी अंगों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान हासिल कर पाते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चों के बुद्धि का पता उनके गामक क्रिया यानी वह जिस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज करता है उनसे चलता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चों में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली स्थिति होती है। जो चीज आंख के सामने है उनका अस्तित्व उनके दिमाग में होता है, आंख से ओझल होने के बाद उनके दिमाग से उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। और इस अवस्था में प्रतिवर्ती क्रिया जो कि अनैच्छिक क्रियाएं हमारे शरीर की उनकी प्रधानता होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा थोड़ा बहुत सोचता है लेकिन तार्किक और क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। बच्चों में प्रतीकात्मकता का विकास होता है, यानी वस्तुओं का प्रतीक चिन्ह सिंबल जो है उनके माथे में बनने लगता है। इस अवस्था में बच्चा मशीनी या छद्म तर्कन करते हैं, नकली तर्क करते हैं। यानी एक बार यदि उसको रोने से मोबाइल मिल गया तो वह यही सोचते हैं कि रोने से मोबाइल मिलता है, यही तर्क स्थापित कर लेते हैं। मशीनी तर्कन इस अवस्था का लक्षण है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के सोच में अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है, यानी वह रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाते, एक ही दिशा में सोचते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अहंग केंद्रित होते हैं, मैं की भावना होती है, उसमें उनका मानना होता है जो वह सोच रहे हैं वही सही है, दूसरे की सोच को वह स्वीकार नहीं कर पाते। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, सब कुछ अपने ही पास रखना, स्वार्थ की प्रवृत्ति, यही आत्म केंद्रिता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। भाषा विकास हेतु यह थोड़ा संवेदनशील अवधि है। अब तीसरा है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे क्रमबद्ध और तार्किक चिंतन शुरू कर देते हैं, लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं पर क्रमबद्ध और तार्किक चिंतन कर पाते हैं। इस अवस्था में
बच्चे संरक्षण को समझने लगते हैं। आकार बदलने पर, वस्तु का आकार बदल जाए तो आयतन नहीं बदलेगा, आकार बदलने से भार नहीं बदलेगा, इस चीज की उसको समझ आ जाती है। इससे पहले जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कोई बच्चा है, उनको आयतन संरक्षण का ज्ञान नहीं होता। उसको सब दिन यदि गिलास में भर के दूध दिया जाता है और एक दिन उतना ही दूध यदि कटोरी में दे दिया जाए, तो उसको देखने में लगता है कि कटोरी में कम दूध है और वह रोना शुरू कर देता है। वह यह नहीं समझ पाता कि उतना ही दूध उस कटोरी में भी है, केवल बर्तन का आकार चेंज हुआ। ये नहीं समझ पाता पूर्व संक्रियात्मक में। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में ये चीज वो समझने लगता है। आयतन संरक्षण, भार संरक्षण, इस सब चीजों को समझने लगता है। बच्चे में क्रम की समझ आ जाती है। एक के बाद दो होगा, दो के बाद तीन होगा, इस क्रम की समझ आ जाती है। लंबाई का बोध हो जाता है कि ये छोटा है, ये लंबा है। संख्या और परिमाण का बोध हो जाता है। वह वस्तुओं का उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है, पहचान कर सकता है। उत्क्रमणीयता उसके सोच में आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ये सारे लक्षण आपको मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था के। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त वस्तुओं पर भी तार्किक चिंतन शुरू कर देते हैं। उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, वे अभिसारी और अपसारी चिंतन करने में सक्षम होते हैं। और मूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था विकास की चरम उत्कर्ष अवस्था हुआ करती है। ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था और उनकी विशेषता बताई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं कि सर एस्कीमा क्या होता है। देखिए, अभी मैं बोलूं अमेरिका, तो अमेरिका को लेकर आपके मन में बहुत सारी बातें क्या होगी, उभरेगी। जो बातें आपके मन में उभर रही है अमेरिका को लेकर, वो अमेरिका के बारे में आपकी एस्कीमा है। हम बोलते हैं स्वर्ग। अब जो भी संबंधित जानकारी स्वर्ग के बारे में आपके पास है, वो आपके मानस पटल पर उभर कर आएगी। वह आपके मन में स्वर्ग की एस्कीमा होगी। तो किसी वस्तु या तथ्य के प्रति हमारे विचार जो होते हैं मन में, वो उसके प्रति हमारी एस्कीमा कहलाती है। जब हम नए ज्ञान उससे संबंधित हासिल करते हैं, तो उसी एस्कीमा में असंतुलन होता है। तब हम जाकर के आत्मसातीकरण, समायोजन या समावेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं और फिर वो असंतुलन खत्म होकर के संतुलन की स्थिति होती है। एस्कीमा में परिवर्तन होता है और एस्कीमा में परिवर्तन ही संज्ञानात्मक विकास है। बाल्यावस्था होता है गुड्डी कुमारी। नूतन कल्पना माने नई कल्पना। देखिए, ये जिन पियाजे का संज्ञानात्मक या मानसिक या बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी अन्य मनोवैज्ञानिकों ने की है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो ये अवस्था बताई और प्रत्येक अवस्था की विशेषता बताई, तो इसमें कुछ विशेषता किसी अवस्था का हो सकता है कि उससे पहले ही आ जाए या उसके बाद ही आए, ऐसा संभव है। अतः समय निर्धारण उचित नहीं है, ये कहते हैं अन्य मनोवैज्ञानिक। साथ ही साथ पियाजे कहते हैं कि जैविक परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। जबकि यह देखा गया है कि आपको कम शारीरिक परिपक्व भी संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से बेहतर होते हैं। तो प्रत्येक सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुआ करती है। तो पियाजे की भी आलोचना मनोवैज्ञानिकों ने की है। तथापि पियाजे का जो सिद्धांत है वह बहुत सटीक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास के लिए। और उनके इस सिद्धांत का अनुपालन हमें बच्चों के शिक्षण कार्य को करते समय करना चाहिए और करते भी हैं। चलिए, ये तो जीन पियाजे के बारे में हो गया। अब आपको वाइगोत्स्की के बारे में है। तो वाइगोत्स्की जो है वो भी पियाजे की तरह रचनावादी ही है।
लेकिन पियाजे कहते हैं बच्चे प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन करके ज्ञान की रचना करते हैं। लेकिन हमारे वाइगोत्स्की बाबू कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतः क्रिया करके ज्ञान की रचना करते हैं। यानी पियाजे बाबू मौलिक रचनावादी है और वाइगोत्स्की बाबू सामाजिक संरचनावाद के समर्थक है। सामाजिक संरचनावाद यह कहता है कि बच्चे बड़ों से अंतःक्रिया करके बड़ों के सहयोग से सीखने का काम करता है। तो वाइगोत्स्की ने अब कहा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज संस्कृति और वाइगोत्स्की में बड़ा गहरा संबंध है। जहां भी क्वेश्चन में मिलेगा सीधा टिक कीजिएगा। वाइगोत्स्की जो है अरे इतना काहे आलोचना नेगेटिव पॉजिटिव करते, वैसे आलोचना नेगेटिव पक्ष को रखा जाता है, समालोचना जो है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों को रखा जाता है। लेकिन सीटेट में क्वेश्चन का आंसर देते समय आलोचनात्मक चिंतन को हम अच्छा चिंतन मानेंगे हमेशा, चाहे आलोचनात्मक रहे कि समालोचनात्मक रहे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। वाइगोत्स्की बाबू जो है सहयोगात्मक अधिगम और पारस्परिक शिक्षण की बात करते हैं। वाइगोत्स्की जी कहते हैं बच्चे जब बड़ों के सहयोग से सीखते हैं तो इनको सहयोगात्मक अधिगम कहा जाता है, और बच्चे जब अपने हम उम्र दोस्तों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं तो इनको जो है आपको पारस्परिक अधिगम कहा जाता है। उसके बाद वाइगोत्स्की जी अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र या निकटस्थ विकास के क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वे कहते हैं कि बच्चे कई बार ऐसी परिस्थिति में होती हैं कि वह खुद से किसी कार्य को नहीं कर पाते, लेकिन जब उसे बड़ों का सहयोग मिलता है तो वह उस कार्य को कर देते हैं। यानी बच्चा खुद से जो कर सकता है और बड़ों के सहयोग से जो कर सकता है, इन दोनों के बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी कहलाता है। और जब कोई बच्चा जेडपीडी की स्थिति में होता है तब उसे बड़ों के द्वारा जो सहयोग दिया जाता है उस सहयोग को हम स्कैफोल्डिंग या पार बांधना या ढांचा बांधना या सहारा देना कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 बरस का कोई बच्चा है और उनको उनके पापा जो है बाजार से एक साइकिल खरीद कर ला दिए। बच्चा साइकिल पर चढ़ता है लेकिन वह गिर जाता है। उस समय यदि पीछे से कोई कैरियर उनका पकड़ने वाला हो जाए तो बच्चा साइकिल चला लेता है। तो जब उसे पीछे से कैरियर पकड़ने वालों की जरूरत थी उस बच्चे को, उस समय कहा जाएगा कि वह बच्चा जेडपीडी की स्थिति में था, और जो पीछे से कैरियर पकड़ करके सहयोग दिया गया उनको जो है स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। देखिए ज्यो ज्यो बच्चा अपने कार्य में दक्ष होता जाता है, स्कैफोल्डिंग की मात्रा जो है उतनी कम होती जाती है। साइकिल यदि मान लेते बच्चा धीरे धीरे चलाना सीख जाता है तो स्कैफोल्डिंग सहारा देने का काम कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे सीखते हैं बड़ों के सहयोग से, ऐसा कहते हैं कौन, वाइगोत्स्की। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग की वह बात करती है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा पर भी विस्तार से चर्चा की है। हालांकि इस नोट्स में 3 वर्ष लिखे हैं लेकिन ये 2 वर्ष होगा आपको। वाइगोत्स्की का मानना था कि 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चे में विचार और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स बच्चों का भाषा उनकी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे
तीन तरह की वार्ता क्रमबद्ध रूप से सीखते हैं। सबसे पहले कोई बच्चा सामाजिक वार्ता करना सीखता है, यानी समाज के अन्य लोगों से बात करना क्या करता है, सीखता है। उनके बाद बच्चा निज या व्यक्तिगत वार्ता करना सीखता है, यानी खुद से बात करना। आप हम सब जो है खुद से बात करते हैं, तो आप हम चुपे चाप खुद से बात करते हैं कि जैसे आज ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा हम सोच रहे हैं। बहुत बार हम खुद से टॉक करते रहते हैं मन ही मन। तो ये तो मूक अंतःवार्ता हो गया। उससे थोड़ा सा बच्चा जो होता है वो मुखर रूप में इस चीज को करता है, यानी खुद से जो बात करता है तो बोल करके अपनी बात को खुद से करता है। इसको वाइगोत्स्की ने निज या व्यक्तिगत वार्ता कहा है या अंतःवार्ता कहा है। बच्चा खुद से जो बात करता है, पहले लॉडली या बाद में साइलेंट रूप में, तो इसको मूक या अंतःवार्ता या निज या व्यक्तिगत वार्ता के नाम से जाना जाता है। बेनकुल शुभाशीर्वाद है प्रिया। तो वैगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का भाषाई विकास सामाजिक वार्ता से निज वार्ता की तरफ होता है और निज वार्ता के द्वारा बच्चा अपना स्व निर्देशन और स्व नियमन करता है। नहीं, पियाजे अंतः वार्ता की बात नहीं करते। पियाजे बच्चे की अपनी वार्ता को आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं, लेकिन वैगोत्स्की उसको व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता या आंतरिक वार्ता कहते हैं। ठीक है। उनके बाद वैगोत्स्की के सिद्धांत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको वैगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, भाषा सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत, इन सब नामों से वैगोत्स्की के सिद्धांत को जाना जाता है। अब देखिए वैगोत्स्की के सिद्धांतों में और जीन पियाजे के सिद्धांतों में क्या अंतर है। इस पर आधारित क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं। इस अंतर को याद रखना है। पियाजे महोदय हमारे मौलिक रचनावादी थे, वैगोत्स्की महोदय हमारे सामाजिक रचनावादी थे। पियाजे का सिद्धांत जो है सार्वभौमिक है, दुनिया के सभी समाज और संस्कृतियों के लिए सत्य है। वैगोत्स्की का सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, वैगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में भाषा को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। पियाजे महोदय कहते हैं विचार भाषा को प्रभावित करता है, वैगोत्स्की महोदय कहते हैं भाषा विचार को प्रभावित करता है। पियाजे कहते हैं जैविक विकास अधिगम में सहायक होता है, वैगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम विकास में सहायक होता है। यहाँ छठा वाला पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा नोट में, ये उल्टा लिखा गया है। पियाजे कहते हैं विकास अंदर से बाहर होता है और वैगोत्स्की कहते हैं विकास चूंकि समाज से व्यक्ति में होता है तो बाहर से अंदर होता है। पियाजे ने बच्चों की अपनी भाषा को आत्म केंद्रित भाषा कहा है, उसी को वैगोत्स्की ने निज या व्यक्तिगत वार्ता या अंतःवार्ता कहा है। चलिए, ये पियाजे और वैगोत्स्की में अंतर हो गया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। हमारा कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, इनके बीच अंतर कर पाने की क्षमता का विकास नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक विकास का स्वरूप देश, दुनिया, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलता है। कोहनबर्ग महोदय ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की भांति ही नैतिक विकास का अवस्था सिद्धांत देने का कार्य किया। पियाजे की तरह कोहनबर्ग की भी कुछ मान्यताएं थी। उनका कहना था
कि बच्चे जन्म से न तो नैतिक होते हैं न ही अनैतिक होते हैं, यानी जन्मजात बच्चे को नैतिक और अनैतिक का पता नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है इसका पता नहीं होता। वे कहते हैं कि नैतिक विकास का स्वरूप जो है वो सार्वभौमिक होता है। ये कहते हैं कोहनबर्ग। हालांकि नैतिक विकास का स्वरूप देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है, लेकिन कोहनबर्ग बाबू जो कहते हैं तो उनका बात तो यहाँ पर उनके सिद्धांत को पढ़ने के समय हमें मानना पड़ेगा। कोहनबर्ग कहते हैं कि नैतिक अवस्था जो है एक निश्चित क्रम में आती, इस क्रम को नहीं बदल सकते। हाँ, उम्र में अंतर हो सकता है कि पूर्व परंपरागत अवस्था बच्चे में 20 बरस तक किसी में बने रहे, किसी में 10 बरस तक बनी रहे, ऐसा हो सकता है। उम्र में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अवस्था का क्रम हमेशा एक जैसा ही होता है, उसे हम बदल नहीं सकते। कोहनबर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास का सबसे उच्चतम स्तर सार्वभौम नैतिकता का स्तर होता है, जहां तक बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। कोहनबर्ग कहते हैं कि नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में नैतिक भिन्नता देखने को मिलती है, और वे कहते हैं कोई व्यक्ति अपने जीवन में कई बार नैतिक दुविधा या द्वंद्व की स्थिति से गुजरते हैं, जब वह डिसीजन नहीं ले पाते कि हमारे लिए क्या करना सही रहेगा और क्या करना गलत रहेगा। कोहनबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण बतलाने का काम किया, जिनको लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है। कोहनबर्ग जो है हिंज नाम के व्यक्ति के नैतिक विकास का एग्जाम्पल दिया था अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए। कोहनबर्ग ने नैतिक विकास का 3 स्तर और 6 चरण बताया। 3 स्तर कौन कौन है? पूर्व या प्राक, रूढ़िगत कहिए, परंपरागत कहिए, प्रथागत कहिए के बाद स्तर प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा नैतिक नियम का पालन 2 कारण से करता है, या तो दंड से बचने के लिए, या आज्ञा पालन के भाव से, या स्वार्थ की भावना के कारण। दंड से सुरक्षा और स्वार्थ भावना, इन 2 कारणों से बच्चे पूर्व परंपरागत स्तर में या पूर्व प्रथागत स्तर में नैतिक नियम का पालन करते हैं। यानी नैतिक नियम क्वेश्चन से कम होगा। नैतिक नियम जो है पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे नैतिक नियम का जो पालन है वे अपने मन से नहीं करते, बाह्य कारणों से करते हैं, या तो दंड से बचने के लिए या स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इसलिए इसका 2 चरण होता है, एक दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, और दूसरा स्व पुरस्कार अभिनवीकरण या अहं केंद्रित प्रतिफल अभिमुखता। दूसरा जो स्तर होता है वह होता है रूढ़िगत, परंपरागत या प्रथागत स्तर। इसमें बच्चे अपने स्वाभाविक रुचि से नियमों का पालन करते हैं, उनमें उत्तरदायित्व की भावना और नियम पालन की भावना जो है विकसित होती है। इनमें भी 2 चरण है आपको, चरण 3, चरण 4। चरण 3 को सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना या कानून पालन की अवस्था भी उसको हम कह सकते हैं। और चरण 4 में बच्चे जो नियमों का पालन करते हैं वो इसलिए जिससे कि उसे समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं वह गुड बॉय, गुड गर्ल, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की आदि नामों से संबोधित करें। और तीसरा जो स्तर होता है वो होता है आपको परा या उत्तर, रूढ़िगत या परंपरागत या प्रथागत स्तर। इस अवस्था में बच्चे या जो भी व्यक्ति होते हैं उनमें नैतिक नियमों के प्रति एक दृढ़ विश्वास हो जाता है,
और उन नियमों में वह जल्दी चेंजिंग नहीं करती। इसमें भी दो चरण है। एक है चरण 5, सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण। इसमें क्या होता है, तो सुविधानुसार आपको बच्चे जो है अपने नियमों में परिवर्तन करता है। जैसे अब कोई किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, समाज के लोग जाति बंधन के कारण शादी नहीं करवाना चाहते, लेकिन वो लड़का उस लड़की के साथ भाग जाता है। तो यहाँ उन्होंने नियम व्यवस्था को तोड़ा, उनको लगा कि ये करना सही है। तो जब नियम व्यवस्था तोड़ करके अपने अनुसार नियम को बदलता है कोई भी व्यक्ति या बच्चा, तो वो सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण की अवस्था में कहा जाता है। जैसे कि यहाँ जो हिंज नामक व्यक्ति की चर्चा की थी कोहनबर्ग ने, उसकी मां मर रही थी, उनको दवाई की जरूरत थी, और जो दुकानदार थे वह बिना पैसे का दवाई नहीं दे रहा था। हिंज के पास पैसे नहीं थे, वह कितना भी रिक्वेस्ट किया, दुकानदार दवाई नहीं दिया। लेकिन जब दुकानदार दुकान बढ़ाकर चले गया तो रात में उन्होंने दुकान का शटर तोड़ करके उस दवाई को चुरा लिया। यानी उन्होंने अपनी नैतिक दुविधा को खत्म किया दवाई चुरा कर, और ऐसा उसे मजबूरी में करना पड़ा। उनको लगा कि ये करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्होंने चोरी किया वहां पर। तो वो सामाजिक अनुबंध की अवस्था में है, सुविधानुसार नियम परिवर्तन। और जो छठा चरण होता है वो आपको चरण 3 में स्वाभाविक रूप से जो कानून है नियम है उनका बच्चा पालन करता है। छठा जो चरण है वो सार्वभौम नैतिकता वाला चरण है, जिसमें बच्चा या व्यक्ति जो है अपना एक नियम विकसित कर लेते, अपना एक सिद्धांत बना लेते हैं, और उस सिद्धांत से वह कभी नहीं डिगते, चाहे इसके लिए उसको कितना भी कष्ट क्यों नहीं झेलना पड़े। जैसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल करनैल सिंह जो है आयकर से रिटायर्ड अधिकारी है, वह आयकर का भुगतान नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि हम जो आयकर का भुगतान करते हैं सरकारी उसका क्या करती है, दुरुपयोग करती है। आयकर भुगतान नहीं करने के आरोप में करनैल सिंह को जेल भी जाना पड़ता, वह उस सजा को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आयकर का भुगतान नहीं करते। तो करनैल सिंह नैतिक विकास की किस अवस्था में है, तो वो सार्वभौम नैतिकता वाली अवस्था में है, जहां न रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। मतलब जहां व्यक्ति अपना एक सिद्धांत बना लेता है और उस सिद्धांत के विपरीत कभी कोई काम नहीं करता। तो ये सार्वभौम नैतिकता वाले चरण तक बहुत। अब हिंज को किस तरह से पूछता है, वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत सारा आएगा, अपनी क्लियर हो जाएगा, वो उस पर निर्भर करता है। देखिए कोहनबर्ग के नैतिक नियम की जो है बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना की है। कुछ लोगों का कहना है कि कोहनबर्ग ने नैतिक सोच पर ज्यादा बल दिया, नैतिक व्यवहार पर कम बल दिया। कुछ विद्वानों ने कोहनबर्ग पर लिंग भेद करने का भी आरोप लगाया है। इसी तरह के एक विद्वान है कैरोल गिलगिन, वो कहते हैं कि कोहनबर्ग ने जो है वह नारीवादी नैतिकता की अवहेलना की है। यानी कोहनबर्ग का सिद्धांत पुरुषों पर बहुत अच्छी तरह फिट बैठ जाता है, महिलाओं पर अच्छी तरह फिट नहीं बैठता है। और कैरोल गिलगिन ने बताया कि पुरुष की जो नैतिकता होती है वह न्याय की नैतिकता होती है, और स्त्री की जो नैतिकता होती है वो देखभाल की नैतिकता होती है। इस चीज को बढ़िया से रट करके रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन में ये कैरोल गिनगिन आपको आएगा। ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल, उसको प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है। स्टेप 3 नहीं होता है गुड बॉय गुड गर्ल, स्टेप 4 होता है। स्टेप 3 होता है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण।
कर्म अनुबंध, सामाजिक अनुबंध पांचवा चरण है। अरे इनके नामों को लेकर के जो है ना, बहुत सारा बुक पढ़िएगा, बहुत सारा नाम इसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, जिसके कारण कि ये कंफ्यूजन पैदा होता है आप लोगों को। और 1,000 टीचर 1,000 तरीके से पढ़ाते हैं, तो इसलिए जो है ये कंफ्यूजन रहेगा ही। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर आगे डिस्कस करेंगे क्लियर हो जाएगा। आदान प्रदान की अवस्था जो है चरण 2 को कहा जाता है। गिलगिन जो है ना, वह कहते हैं कि कोहनबर्ग ने अपने सिद्धांत में स्त्रियों की अवहेलना की है। कोहनबर्ग का सिद्धांत स्त्रियों पर सटीक नहीं बैठता है। गिलगिन कहते हैं कि पुरुष की जो नैतिकता होती है वह न्याय की नैतिकता होती है, और स्त्री की नैतिकता देखभाल की नैतिकता होती है। जैसे आप घर में ही देखिए कि घर का जो छोटा बच्चा है या और माता और पिता है, यदि वो बच्चा गलती करता है तो पिता जो है दंड देता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि गलती का जो सजा है वह बच्चों को देना चाहिए। वही माता जो है उनके गलती को भी क्या करती है, छुपा लेती है, उसमें दया की भावना आ जाती है, क्योंकि वह उसके देखभाल से ज्यादा जुड़ी होती है, और वह उसको उस तरह से दंड नहीं देती है। तो कहने का मतलब एक ही परिस्थिति में दोनों की नैतिकता अलग अलग हो रही है। तो पुरुष की जो नैतिकता है वो न्याय की नैतिकता पर आधारित है, और महिलाओं की नैतिकता देखभाल की नैतिकता पर आधारित है। ऐसा कैरोन गिरगिन ने कहा है। चलिए, तो ये पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहनबर्ग, ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे है आकलन मूल्यांकन। देखिए, आकलन मूल्यांकन जो है वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। आकलन मूल्यांकन के क्या उद्देश्य नहीं है और क्या है, इनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। जनरली जो उद्देश्य आपके मन में होता आता होगा आकलन मूल्यांकन को लेकर, कि इनके द्वारा बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाता है, एक बच्चे की दूसरे बच्चे के प्रगति से तुलना की जाती है, बच्चे का तेज और कमजोर में वर्गीकरण किया जाता है, बच्चे को रैंकिंग दिया जाता है, बच्चे की उपलब्धि को मापा जाता है। ये सब आकलन मूल्यांकन पारंपरिक आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य था। लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति में आकलन मूल्यांकन का ये कोई भी उद्देश्य नहीं है। न ही आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि को मापना है, न ही रैंकिंग करना है, न ही श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना है, न ही बच्चों की आपसी तुलना करना है। तब आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? बच्चे कैसे सीख रहे हैं उनका अवलोकन करना, बच्चे के सीखने में कहाँ कठिनाई है, उस कठिनाई का कारण क्या है, और उसका निदान क्या हो सकता है, इस पर चिंतन करना, इस पर कार्य करना, यही आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए, आकलन मूल्यांकन के बहुत सारे प्रकार हैं। यहाँ पर मैंने इसको कंक्लूड करके लिखा है। पहला है संरचनात्मक आकलन, यदि आपसे पूछे, या निर्माणात्मक आकलन पूछे, या सीखने के लिए आकलन पूछे। आकलन रहे कि मूल्यांकन रहे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो संरचनात्मक, निर्माणात्मक या सीखने के लिए जो आकलन मूल्यांकन है
वह सीखने के दौरान होता है और इसमें बच्चों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाता है। ये सीखने के दौरान होता है। उनके बाद रियाज आलम जो है सचिन एकेडमी के नोट्स को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। रियाज बाबू सचिन एकेडमी कोनो सीबीएसई के डायरेक्टर नहीं है कि वह यदि तीसरा चरण अच्छा लड़का अच्छी लड़की लिख दिया तो उसी को मान लीजिएगा। जब आप लोगों को एक बार हम मना किए कि 1000 सर जी का नहीं पढ़िए, पढ़ना है तो एक टीचर से पढ़िए, तो आप लोग के दिमाग में वो चीज काहे ना घुसता है, फलना है, कंफ्यूजन है। ये जो भर भर रात जग करके इतना किताब उठा करके हम जो नोट में लिखते हैं तो वो ऐसे थोड़े लिख देते हैं। बहुत सारा बुक उसके लिए पलटना पड़ता है। और ये भी नोट है ना, इसमें भी जितना बात है वो केवल कोई फेमस हो गया, फेमस होने का कारण हो सकता है। फेमस होने का कारण है कि उनके पास उतनी सारी सुविधाएं आज हम भी है, कल जो है यदि सारी सुविधाएं उस तरह का जो भी होता है वो यदि हम भी सेटअप कर लेंगे तो इंडिया लेवल पर नाम होगा। ये बहुत सारे बुक को उल्टा करके हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये कोई, हाँ, एनसीईआरटी का आप पेज हमको खींच करके भेजते। हम बार बार अपने सभी छात्रों से कह रहे हैं कि जितना हम निर्देश देते हैं, जो नोट देते हैं या जो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, आप लोग उसको केवल मनोयोग से कीजिए। 1000 जगह से पढ़िएगा, 1000 कंफ्यूजन पैदा होगा। दिमाग वो अब एग्जाम नजदीक है, उस दिमाग को ओझल करके रखिए, कहीं का नहीं रहिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सचिन सर बेकार टीचर हैं, फलना सर नहीं है अच्छे, ऐसा हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एक जगह एक चीज को जो है ना वो यदि पकड़ के रखिएगा कहीं एक जगह, तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। 10 जगह भटकिएगा। अब हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग मेरा चापलूसी कीजिए, ऐसा मेरा कोई कहना नहीं है। बस यही कहते हैं कि एक जगह जो है केंद्रित होकर के रहिए, सेंट्रलाइज होकर के रहिए, फायदा में रहेंगे। चलिए, तो संरचनात्मक या निर्माणात्मक या सीखने के लिए आकलन जो है वह सीखने के दौरान बच्चों का किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, रजनीश मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वही चीज समझ लीजिए, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। सीखने की जगह पर अधिगम भी दे सकता है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये 3 चीजें होती है। तो सीखने के लिए आकलन जिसमें के लिए लगा हुआ है, एक में के लिए लगा रहेगा, एक में का लगा रहेगा, एक में के रूप में लगा रहेगा। ये 3 ही प्रकार होता है। के लिए आकलन में
आकलन जो है वो सीखने के दौरान होता है, यानी सीखने के लिए, अधिगम के लिए आकलन। जैसे कि कोई शिक्षिका किसी अपने स्कूल के बच्चे को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और क्षेत्र भ्रमण के दौरान वह बच्चों से प्रश्न कर रही है, तो वो इसलिए कर रही है जिससे वह आकलन कर सके कि बच्चा सही तरीके से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। हम ही आप लोगों को पढ़ाते रहते, बीच में कोई प्रश्न कर देते, आप लोग उनका उत्तर देते हैं, उससे ये पता चलता है कि आप सही तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो ये आपको सीखने के लिए आकलन हो गया, जो सीखने के दौरान होता है। और इसी सीखने के लिए आकलन को रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। यानी रचनात्मक और निर्माणात्मक आकलन कोनो अलग चिड़िया का नाम नहीं है। इसी सीखने के लिए आकलन को रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन कहते हैं। चाहे आकलन रहे या मूल्यांकन रहे, दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग, हालांकि दोनों में सूक्ष्म अंतर है, लेकिन दोनों को एक ही अर्थ में आपको क्वेश्चन में प्रयोग किया जाएगा सीटी। और सीखने का आकलन या अधिगम का आकलन जो है, सीखना जब खत्म हो जाता है उनके बाद एक नियत अवधि पर किया जाता है। और अधिगम का जो आकलन है उसको योगात्मक या संकलनात्मक आकलन भी कहते हैं। सीखने के रूप में असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन क्या है? जब छात्र अपना आकलन खुद करता है तो उसको हम सीखने के रूप में आकलन कहते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और देखते हैं कि आपकी सीटेट की तैयारी कहाँ तक हो पाई है, तो वो सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा। तो बच्चा खुद से जो आकलन करता है, जो सेल्फ असेसमेंट करता है ना, उसी को सीखने के रूप में आकलन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद विद्यालय आधारित आकलन या मूल्यांकन किसको कहते हैं? देखिए, सीखने के दौरान जो आकलन किया जाता है, जब हम सीखने सिखाने का काम क्लास में चल रहा है, उस समय जो टीचर बच्चों का अवलोकन करते हैं या बच्चों से बीच में प्रश्न पूछते हैं, तो उस समय जो आकलन किया जाता है सीखने सिखाने के दौरान, उसको हम सीखने के लिए आकलन कहते हैं। और इसी को रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। और जब सीखने सिखाने का काम खत्म हो जाए उनके बाद जो आकलन होता है एक नियत अवधि पर, उसको हम सीखने का आकलन कहते हैं। इसी को योगात्मक या संकलनात्मक आकलन भी कहते हैं। और जब बच्चा खुद का आकलन करता है कि हम किस तरह से सीख रहे हैं, तो वो सीखने के रूप में आकलन कहलाता है, जो स्व आकलन भी है। इनके बाद हाँ, रचनात्मक आकलन ज्यादा पॉजिटिव है योगात्मक से। एनईपी 2020 कहती है कि हमको रचनात्मक से योगात्मक की ओर जाना है, यानी के लिए को ज्यादा बल देना है, का को कम बल देना है। नियत अवधि साल के अंत में ही नहीं हो सकता, वो साप्ताहिक भी हो सकता है, पाक्षिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है। अब है विद्यालय आधारित आकलन या मूल्यांकन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसको हम SBA कहते हैं। देखिए, विद्यालय की व्यवस्था के द्वारा विद्यालय के बच्चों का जो आकलन किया जाता है न, अपने ही विद्यालय द्वारा अपने ही बच्चे का जो आकलन होता है, उसको विद्यालय आधारित आकलन या मूल्यांकन कहते हैं। सीधा समझिए कि क्लास 9th तक बच्चे का सारा एग्जाम कहाँ होता है? स्कूल में होता है। और वह एग्जाम कौन लेता है?
तो स्कूल के शिक्षक ही अपने बच्चों का एग्जाम लेते हैं। तो वह क्या है, आपको विद्यालय आधारित आकलन है। आजकल जो है विद्यालय आधारित आकलन को प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बेहतर माना जाता है। क्यों? तो आजकल आकलन का उद्देश्य है बच्चे की कमी का पता लगाना और उनका निदान करना। तो जब विद्यालय के शिक्षक अपने ही बच्चों का आकलन करेंगे तो वह उसकी कमी को जानेंगे और उनका क्या करेंगे, निदान करेंगे। तो आकलन मूल्यांकन के वास्तविक उद्देश्य की इससे पूर्ति हो पाएगी। तो इसलिए आपको आजकल विद्यालय आधारित आकलन या मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक होता है बोर्ड आधारित मूल्यांकन। तो बोर्ड आधारित मूल्यांकन मानक मूल्यांकन हो जाता है। उसमें सब बच्चे को एक ही तरीके से मूल्यांकित किया जाता है। उसमें बच्चे की समस्या, बच्चे की प्रगति का तो मापन किया जाता है, लेकिन बच्चे में क्या कमजोरी है और कैसे निदान होगा इस पर वो काम नहीं करता। इसलिए विद्यालय आधारित आकलन को आपको ज्यादा बेहतर मानना है। न सीखने का आकलन जो है ना प्रश्न के द्वारा नहीं किया जाता है, तो किस चीज के द्वारा आकलन होगा है? आकलन जब भी होगा तो मौखिक या लिखित आकलन, तो उसमें तो प्रश्न का यूज होगा ही ना। अवलोकन भी करेगा तो उसमें शिक्षक अपने मन में प्रश्न करेगा, क्या बच्चा सही से सुन पा रहा है, क्या बच्चा सही से बोल पा रहा है। शिक्षक मन ही मन प्रश्न करेगा, चाहे अवलोकन के द्वारा हो, साक्षात्कार के द्वारा हो। आकलन जब भी होगा, चाहे किसी भी प्रोसेस से होगा, तो उसमें प्रश्न जरूर आएंगे। बिना प्रश्न का आकलन हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो विद्यालय आधारित आकलन ये सब तो हो गया। अब है निदानात्मक मूल्यांकन। यदि बच्चा सीखने में कहीं त्रुटि कर रहा है तो उस त्रुटि के कारण का पता लगाने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। जैसे बच्चा भिन्न का जोड़ बार बार गलत बना रहा है, तो हम यह चेक करते हैं कि बच्चे को एलसीएम आता है कि नहीं, गुना आता है कि नहीं, भाग आता है कि नहीं। तो समस्या के का कारण पता लगाने के लिए जो चेक किया जाता है, जो आकलन किया जाता है, उनको हम निदानात्मक आकलन या मूल्यांकन कहते हैं। आजकल सतत और व्यापक मूल्यांकन का युग है, जिसमें कि बच्चों का लगातार या निरंतर मूल्यांकन करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल में शारीरिक, सामवेगिक, सामाजिक व्यवहार, ये सब आपको को एजुकेशनल हो जाएगा। एजुकेशनल और को एजुकेशनल दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति का यदि मूल्यांकन हो तो वह व्यापक मूल्यांकन है, और यदि वो लगातार है तो वह सतत हो गया। तो इसी को सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। आज का युग सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही है। देखिए, आकलन मूल्यांकन की कुछ विशेषता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें वैधता का गुण होना चाहिए, यानी जिस उद्देश्य से आकलन किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति यदि आकलन मूल्यांकन के द्वारा हो रही है तो हम कहते हैं कि उसमें वैधता का गुण मौजूद है। यदि आकलन मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो तो हम कहते हैं कि उसमें विश्वसनीयता का गुण भी मौजूद है। यदि आकलन मूल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्न में कोई भ्रांति नहीं हो, इस प्रक्रिया में कोई पक्षपात नहीं हो, तो हम कहते हैं कि उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण मौजूद है। आकलन मूल्यांकन को व्यवहारिक और उपयोगी होना चाहिए, और इसमें विभेदीकरण का गुण होना चाहिए, यानी अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग टाइप की आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए। सबके लिए मानक आकलन मूल्यांकन उचित नहीं है, क्योंकि आजकल समावेशी शिक्षा का युग है, तो विविध तरीकों से आकलन मूल्यांकन पर जोर देना जरूरी है। शैक्षणिक हो गया,
संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, और सह शैक्षणिक हो गया शारीरिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास से संबंधित। सह शैक्षणिक में आपको खेल कूद, चेतना सत्र या विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन होता है, ये सब चीज यानी पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त जो भी विद्यालय में होता है वो सह शैक्षणिक चीज है। और सह शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चे की जो प्रगति है उनका भी आकलन, और शैक्षणिक क्षेत्र में जो प्रगति है उनका भी आकलन, दोनों का जब एक साथ किया जाता है तो उसको व्यापक आकलन कहते हैं। और यह आकलन जब निरंतर होता है तो उसको सतत और व्यापक आकलन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। देखिए, बी एस बुलुम एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के उद्देश्यों का क्या किया, वर्गीकरण किया। और बी एस बुलुम ने सीखने के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया, इसको बुलुम टेक्सोनोमी के नाम से जाना जाता है। बी एस बुलुम महोदय ने सीखने का 3 डोमेन या क्षेत्र बताया। एक बताया संज्ञानात्मक डोमेन, दूसरा बताया भावनात्मक डोमेन, और तीसरा बताया क्रियात्मक डोमेन। तो उतना विस्तार से आपको एग्जाम में नहीं आता है, केवल संज्ञानात्मक डोमेन का जो 6 गो क्षेत्र है, जिनमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। इनका नाम आपको याद रखना है। इसमें ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग जो है वह निम्न स्तर के चिंतन को व्यक्त करता है। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जो है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को दर्शाता है। ठीक है, इतना बात केवल याद रखिएगा तो काम आपका चल जाएगा। वैसे थ्योरी बहुत बड़ा है और जो पूर्व के छात्र हैं उसको बड़ा करके हम बताए हैं। डोमेन माने क्षेत्र होता है, डोमेन माने क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए अब आकलन मूल्यांकन की जो प्रविधियां है, टेक्निक्स है, मेथड है, उनको हम लोग जान लेते हैं। क्लास आके नहीं देखता है कि क्लास खत्म हो गया कि चल रहा है, मैसेज करता है सर क्लास खत्म हो गया क्या, प्रिया बोल रही है वो। हाँ, देखिए आकलन मूल्यांकन के लिए कई सारे तकनीकों का यूज किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए जो तकनीकें उपयोगी है उनमें एक होता है आपको व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी मेथड। व्यक्ति अध्ययन में क्या होता है, यदि कोई बच्चा किसी खास तरह का व्यवहार कर रहा है तो वो उस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके लिए उस बच्चे के जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार हैं, उनसे यदि हम जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उसको जो है क्या कहा जाता है, व्यक्ति अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, केस स्टडी कहा जाता है, यानी बच्चे कोई विशिष्ट बच्चा विशिष्ट तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है न, और इनका पता लगाने के लिए उनके बारे में जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं न, तो ये व्यक्ति अध्ययन कहलाता है। उनके बाद एक है प्रेक्षण। प्रेक्षण या अवलोकन जो है वो प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों का आकलन मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही बेहतर तकनीक है। क्लास 1 और क्लास 2 में तो हमें केवल इसी प्रेक्षण या अवलोकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करनी चाहिए। क्लास 1 और 2 में बच्चों की लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो प्रेक्षण या अवलोकन में क्या होता है, तो बच्चा जब स्वाभाविक दिशा में सीख रहा होता है तो उनके सीखने की क्रिया को ध्यानपूर्वक देखा जाता है और तथ्यों को डायरी में लिखा जाता है। यही ऑब्जर्वेशन या अवलोकन है। ये भी आपको बहुत ही बेहतर तकनीक है प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के आकलन मूल्यांकन का। एक होता है आत्म प्रतिवेदन, जिसमें कोई बच्चा स्वयं अपने बारे में जो है अपना रिपोर्ट करता है, अपने गुण अवगुण के बारे में बताता है, तो इसको हम आत्म प्रतिवेदन कहते हैं। एक संचित अभिलेख होता है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है। एक लंबे समय तक किसी संस्था में जब छात्र अपना समय बिताते हैं
तो उस दौरान उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में जो परिवर्तन आया उनको सुरक्षित लिख करके लंबे समय के लिए रखना संचित अभिलेख कहलाता है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहलाता है। एक होता है घटनावृत्त। विद्यालय में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती है। इस दौरान किस छात्र ने किस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित किया, इनका अभिलेख तैयार करना, रिकॉर्ड तैयार करना घटनावृत्त कहलाता है। एक निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल होता है। किसी खास टॉपिक पर अलग अलग छात्रों का जो उपलब्धि स्तर है उनको एक स्केल पर निर्धारित करना रेटिंग स्केल कहलाता है। वैयक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए रेटिंग स्केल बहुत ही उपयुक्त तकनीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो पोर्टफोलियो है। एक समय की अवधि समानता 1 वर्ष के भीतर बच्चे के द्वारा किए गए कार्यों का समस्त संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। पोर्टफोलियो के द्वारा छात्रों के क्रमिक प्रगति का पता चलता है और बच्चे को के प्रगति को दर्शाने वाला यह एक बेहतर युक्ति है। कौन? पोर्टफोलियो। उसके बाद लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा तो आकलन मूल्यांकन का पारंपरिक क्या है तकनीक है लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। वो 2 तरह का होता है। एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक होता है विषयनिष्ठ प्रश्न। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वह 4 तरह के होते हैं। या तो बहुवैकल्पिक होते हैं, ढेर सारा उसमें विकल्प रहता, ढेर सारा नहीं, सामान्यतः 4 गो विकल्प रहता है। वैसे बीपीएससी एग्जाम 5 गो विकल्प देता है, तो वह हो गया बहुवैकल्पिक। सीटेट का एग्जाम दीजिएगा वो बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। एक होता है रिक्त स्थान की पूर्ति, एक होता है मिलान संबंधी मैच करने के लिए, एक होता है सही गलत या सत्य असत्य वाला। ये 4 तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव 3 तरह का होता है। अति लघु उत्तरीय 15-20 शब्द में उत्तर दीजिए, लघु उत्तरीय 50-60 शब्द में उत्तर दीजिए, दीर्घ उत्तरीय 200-300 शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न मूल्यांकन को निष्पक्षता प्रदान करते हैं, लेकिन इनसे छात्रों का समग्र मूल्यांकन नहीं हो पाता। समग्र मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न जो है वह ज्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें एग्जामिनर के द्वारा पक्षपात होने की संभावना होती है। आगे जो है पाठ्यचर्या बुद्धि समावेश करती है। ये क्वेश्चन कहाँ था रजनीश? प्रीवियस है या किसी सेट में? सेट को छोड़िए, सेट को गोली मारिए। प्रीवियस में रहता, क्योंकि सेट में सेटर को नहीं क्वेश्चन मिलता है तो गलत सही कुछ दे देता है। बुद्धि समावेश करती है, ये अपसारी और अभिसारी दोनों हो जाएगा। हाँ, प्रीवियस रहता तो चिंतनीय था, सेट है तो गोली मारिए। अब आगे पाठ्यचर्या के बारे में है। विद्यालय में जो भी शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधि होती है उसको सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण विद्यालय स्तर पर शिक्षक करते हैं, लेकिन पाठ्यचर्या कैसा हो इसकी रूपरेखा का निर्माण केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी नामक संस्था करती है। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी तक जो है 4 बार बनाए हैं। एक बार 1975 में, दूसरी बार 1988 में, तीसरी बार 2000 में, चौथा 2005 में। 2005 वाला जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ है वो सबसे जो है लेटेस्ट है। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वह एनसीएफ 2005 को ही आधार मानती है। और एनसीएफ 2005 में कुल मिलाकर के 5 अध्याय है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार की गई और
इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध निबंध सभ्यता और प्रगति के अंश से होती है। 5 गो मार्गदर्शक सिद्धांत है, 1000 बार बताए आप लोगों को। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, पाठचर्या को पुस्तक केंद्रित नहीं बनाना, कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ना, परीक्षा को लचीला बनाना, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान छात्र को तैयार करना। न इतना जो पेडागोजी आप पढ़े उसी 5 अध्याय की बात है। उनके बाद आरटीई के बारे में इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि बना 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या 60 तक रहेगा तो 2 शिक्षक होना चाहिए, 61 से 90 तक रहेगा तो 3, 90 से 120 तक तो 4, 121 से 150 तक तो 5 शिक्षक, 151 से 200 तक यदि प्राइमरी स्कूल 1 to 5 में बच्चा रहेगा तो 5 शिक्षक, 1 प्रधान अध्यापक, 200 से ज्यादा रहेगा तो 1 प्रधान अध्यापक और 40:1 में क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए। आज भी कोई स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछा था। उनके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको प्रत्येक विषय हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको मिडिल स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर की बहाली होती है ना। मैथ के लिए अलग, मैथ साइंस के लिए, सोशल के लिए अलग, भाषा के लिए अलग, ठीक है। छात्र शिक्षक का अनुपात जो है उच्च प्राथमिक में 35:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओहो, उनके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको पढ़ के याद रखना है कौन सा धारा में क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसको आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आचार्य कोलम बिहार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब ये सब है। RPWD एक्ट यानी ये दिव्यांग जन के लिए अधिकार अधिनियम 2016 में बना। अब इसमें जो लास्ट पेज है 42वां पेज, यह इम्पोर्टेंट है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये 2020 में नया वाला लागू हुआ है और इसको बनाने वाली जो कमेटी थी उनके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन महोदय थे। NEP 2020 में शिक्षा का जो ढांचा है वह 10+2+3 को हटा करके 5+3+3+4 बनाया गया है। यानी 5 वर्ष जो है नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, अगला 3 वर्ष 3, 4, 5 क्लास यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए, अगला 3 वर्ष 6, 7, 8 अर्थात मध्य विद्यालय की शिक्षा के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए, और लास्ट वाला 4 वर्ष 9, 10, 11, 12 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो 5+3+3+4 का ढांचा अपनाया गया है। FLN कार्यक्रम को अपनाने पर जोर दिया गया है। F से फंडामेंटल, L से लिटरेसी, N से न्यूमरेसी। फंडामेंटल, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान बच्चों में हो, यानी वर्ग 3 तक के बच्चे अक्षर शब्द को पहचान ले, न संख्याओं पर संक्रियाएं कर पाए, इस चीज पर आपको जोर दिया गया है। और इस FLN के लिए जो है चाहक प्रशिक्षण, निपुण भारत जैसी योजना जो है वो चलाई गई है। NEP 2020 जो है पाठचर्या, आकलन, मूल्यांकन इन सब में लचीलापन की बात करता है, कठोरतापन की बात नहीं करता है। NEP 2020 जो है बहुविषयकवाद पर आधारित है, यानी अलग अलग तरह के, यानी साइंस के साथ बच्चा आर्ट भी पढ़ सकता है न। कॉम्बिनेशन जो है, अब पहले जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ रहा है, अब कोई चाहेगा तो फिजिक्स से हिस्ट्री और कोई विषय जो है एक साथ पढ़ सकता है। तो इस तरह बहुविषयकवाद को इसमें बढ़ावा दिया गया है, यानी विषय की सीमा को तोड़ने पर जोर दिया गया है, रचनात्मकता पर जोर दिया गया है न। उनके बाद बहुभाषिकता को बढ़ावा दिया गया है इसमें,
बहुभाषिकता को अच्छा चीज माना गया है। उनके बाद आपको मातृभाषा पर जोर दिया गया है, विविधता को सम्मान करने की बात की गई है, यानी विविधता को समस्या नहीं मानना है, समावेशन की बात की गई है, सबको एक साथ पढ़ाना है, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन। अब सारी चिंतन जो है आउट ऑफ बॉक्स चिंतन होता है, यानी बक्सा से परे जाकर नई चीजों के बारे में सोचना, नवाचार पर इसमें बल दिया गया है, नवाचार पॉजिटिव चीज है। उसके बाद भारतीय संस्कृति और जो गौरवपूर्ण है उससे गौरव पूर्णता का बोध होना, जीवन कौशल, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मजबूत जीवंत और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, यानी जो सरकारी स्कूल सिस्टम है इस पर जो है जोर दिया गया है। साथ ही साथ ECECE, यानी ये जो आंगनबाड़ी योजना सब चलाई जाती है, अर्ली अर्ली चाइल्डहुड, ECECE का फुल फॉर्म अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये जो आंगनबाड़ी योजना सब चलाई जा रही है इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट कम हो, यानी बच्चा बीच में स्कूल नहीं छोड़े, इस पर जोर दिया गया है। शिक्षा सब लोगों तक, ड्रॉप आउट, बीच में जो बच्चा स्कूल छोड़ देता है उसको ड्रॉप आउट कहते हैं, तो उसको कम करने पर बल दिया गया है। शिक्षा सब तक पहुंचे न, सतत और व्यापक मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई है। RPWD एक्ट 2016 के अधीन जो मूल दिव्यांगता वाला बच्चा है, जन्मजात जो अपंग है, उनके लिए समान और विशिष्ट दोनों प्रकार के विद्यालय की विकल्प रखने की बात NEP 2020 में की गई है। स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, इसकी चर्चा की गई है। इसमें दो चीज आया कि 5+3+3+4 को समझा दीजिए। 5 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा नर्सरी से 2 क्लास तक, 3 वर्ष प्राइमरी शिक्षा क्लास 3, 4, 5, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा क्लास 6, 7, 8 और 4 वर्ष माध्यमिक शिक्षा क्लास 9, 10, 11, 12। ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब है कि एक लैंग्वेज में के माध्यम से दूसरे लैंग्वेज को पढ़ाना, यानी एक लैंग्वेज की बातों का दूसरे में स्थानांतरण ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का CDP जो है, हाँ, बहुभाषा से ही समर्थित है। तो CDP आप लोगों का ये कैप्सूल कोर्स में खत्म हो गया है। अब जो है आप लोगों को CDP के प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे, और आप लोग थके तो नहीं है, पढ़ने के लिए अभी तैयार है। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, थोड़ा ब्रेक। सर रहने दीजिए, मेरे वेटिंग में केक भी कट नहीं हुआ है। अच्छा, आप जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कुछ छूटेगा ही, आप जा सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECEC का फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आंगनबाड़ी योजना सब जो चलता है। बुनियादी हो गया फंडामेंटल, यानी बुनियादी हो गया बेसिक नॉलेज। ठीक है, हेम नारायण मेहता जी। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन लाते हैं।
क्या कीजिएगा नुपुर, थोड़ा परेशानी तो ये दिन रात जगने में हो ही जाता है। ऐसा करते हैं, आप लोगों को आधा घंटा का हम रेस्ट दे देते हैं। 8:03 हुआ है और 8:30 से क्वेश्चन आंसर शुरू कर देते हैं। ठीक है, 8:30 से क्वेश्चन आंसर शुरू होगा।